प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया फ्रांस और यूएई दौरे को भाजपा ने बताया शानदार। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, नई ऊंचाई पर जा रहे हैं भारत फ्रांस रिश्ते। पीएम के यूएई दौरे से भी निकले ठोस नतीजे। पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं पीएम मोदी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का किया शुभारंभ। राजस्थान की गहलोत सरकार को बताया भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और उत्पीड़न की सरकार। कहा, वोट बैंक के लालच में देशद्रोहियों का समर्थन करने वाली सरकार को रहने का हक नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैंकॉक की मैकोंग गंगा सहयोग की विदेश मंत्रियों की 12वीं बैठक की सह अध्यक्षता। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के कार्यान्वयन को प्राथमिकता और विकास साझेदारी के नए क्षेत्रों की खोज पर हुआ विचार विमर्श। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी इंडोनेशियाई समकक्ष के साथ गांधीनगर में भारत इंडोनेशिया आर्थिक एवं वित्तीय संवाद का किया शुभारंभ। वित्त मंत्री ने कर चोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर उच्च स्तरीय कर संगोष्ठी को किया संबोधित। दिल्ली की बाढ़ को लेकर भाजपा ने केजरीवाल सरकार से पूछे सवाल। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, दिल्ली सरकार की लापरवाही से बिगड़े हालात। पहले भी छोड़ा जाता था पानी, लेकिन नहीं बनती थी ऐसी स्थिति। केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का लगाया आरोप। सरकार के हस्तक्षेप के बाद टमाटर की थोक कीमतों में आई कमी। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार देश भर में 500 से अधिक केंद्रों पर 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कर रही है टमाटर की बिक्री। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया फ्रांस और यूएई दौरे को बहुत अहम और ठोस नतीजों से भरपूर बताया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हरदीप पुरी ने कहा कि भारत और फ्रांस अपने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। I was struck by a tweet that President Macron had put out. But I think this short tweet sums up the reception that was accorded to the Honorable Prime Minister in France. हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। वहीं भारत और फ्रांस अपने राजनयिक संबंधों के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। To the very high popularity ratings of our Honorable Prime Minister and the country standing in the international arena. India and France are celebrating 25 years of strategic partnership. This partnership is built on strong grounds of liberty, equality, democracy, and reinforcement of the commitment to jointly confront all challenges before us. हरदीप पुरी ने कहा कि पीएम का यूएई दौरा संक्षिप्त था, लेकिन उसके भी बहुत ठोस नतीजे निकले। The opening of a new IIT Delhi campus in Abu Dhabi. This is the first IIT campus outside of India, and it is a significant milestone in the growing partnership between the two countries. The campus will be a major boost to education and research in the UAE. It will also help create opportunities for collaboration between Indian and UAE businesses. और सरकार के हस्तक्षेप के बाद टमाटर की थोक कीमतों में कमी आई है। सरकार ने आज से टमाटर को 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया है। देश भर में 500 से अधिक केंद्रों पर स्थिति का दोबारा आकलन करने के बाद इसे 80 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने का निर्णय किया गया है। दिल्ली में कई केंद्रों पर आज से बिक्री शुरू हो गई है। नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में कई एक केंद्रों पर बिक्री आज से शुरू हो गई है। ऐसे स्थानों पर मौजूदा बाजार कीमतों के आधार पर कल से इसका अधिक विस्तार अधिक शहरों में किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थाईलैंड के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने आज बैंकॉक में मेकोंग गंगा सहयोग की विदेश मंत्रियों की 12वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने, तीनों देशों के बीच मोटर वाहन समझौते में तेजी लाने और त्वरित प्रभाव परियोजनाओं सहित विकास साझेदारी के नए क्षेत्रों की खोज पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक विशाल रैली में गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुभारंभ करते हुए कहा कि गहलोत सरकार सरेआम भ्रष्टाचार करने और लूटने के काम में लगी हुई है। गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। नड्डा ने कहा कि राजस्थान में महिला, बच्चे, आदिवासी और दलित पर गहलोत सरकार जुल्म ढा रही है। उन्होंने गहलोत सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। पर अत्याचार हो, आदिवासियों पर अत्याचार हो, बच्चों पर अत्याचार हो, सभी में राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया। दलितों पर 8000 से ज्यादा मुकदमे 2022 में दर्ज हुए हैं। 8000 से ज्यादा सिर्फ दलितों पर 2022 में। यह कैसा प्रदेश बन गया है? उसी तरीके से पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के घरों को बुलडोजर से उड़ाने का काम, पक्षपातपूर्ण तरीके से चलने का काम, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम और वहीं रोहिंग्यों को बसाने का काम यह गहलोत सरकार कर रही है। ऐसे अत्याचारी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको हमको समझना चाहिए। उधर वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। आप राजस्थान के ढाणी नड्डा जी, आप चले जाओगे ढाणी के अंदर, छोटे छोटे नगर के अंदर, और आप लोगों से पूछेंगे कि ये सरकार की सबसे बड़ा काम क्या हुआ है ये 4.5 साल में, तो सब आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार एक ऐसा जोरदार भ्रष्टाचार है कि कोई भी कार्य, कोई भी काम आज के दिन के अंदर हम बिना रिश्वत दिए कर नहीं सकते। और आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना पिछले 6 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि शनिवार से यमुना के जलस्तर में कमी आने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा, लेकिन अभी भी दिल्ली सहित गाजियाबाद और नोएडा के कुछ इलाकों में यमुना का पानी भरा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 5 दिन बारिश का पूर्वानुमान जताया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान बाढ़ राहत कार्य में शिद्दत से लगे हुए हैं। रिंग रोड आउटर के कुछ हिस्से में यातायात प्रतिबंधित है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक है। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की वजह से एनडीएमसी सहित कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित राजघाट इलाके का निरीक्षण किया। उपराज्यपाल ने मौके पर बाढ़ पीड़ितों से स्थिति की जानकारी ली। साथ ही साथ उपराज्यपाल ने अधिकारियों को बाढ़ राहत से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उधर यमुना के बाढ़ के कारण दिल्ली में लाल किले के अलावा आसपास का इलाका भी प्रभावित है। लाल किला और आसपास के इलाके में अभी भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि यमुना सोमवार को खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गई थी। रविवार को यमुना का जलस्तर 205.91 मीटर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक राजनीतिक दल एक ऐसा आया है जो कोई जिम्मेदारी लेने की शुरुआत नहीं करता। कोविड के समय ऑक्सीजन ना मिले
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं। अगर पानी की कमी हो तो दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं, अगर प्रदूषण फैले तो दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ते हैं, अगर अब बारिशों में पानी भर गया तो उस पे अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तब दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिम्मेदारी लेनी तो कभी सीखी नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री 9 सालों में एक विभाग भी अपने पास लिया नहीं, एक फाइल भी साइन की नहीं, और जिम्मेदारी दूसरों पर डाली। भाजपा ने दिल्ली में बाढ़ के हालात को लेकर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि पहले भी इससे ज्यादा पानी छोड़ा गया, मगर पहले नाले नदी साफ हो जाया करते थे तो ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती थी। ये बताए दिल्ली सरकार कि 25,000 से अधिक लोग जो है वो लोग सड़कों पर आए बैठे हैं। कोई भी आज आप उठा के देख लीजिए, तुरंत घोषणा होती है कि जिन जिनको नुकसान हुआ इतना इतना पैसा सरकार उनको देगी। आज तक ये ऑर्डर क्यों नहीं हुआ है? आज तक कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर इन्होंने क्यों नहीं किया है कि जिन लोगों के घर बार बर्बाद हो गए उनको क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगी? इन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आज दिल्ली में सेना की जरूरत पड़ रही है, जो कि केजरीवाल सरकार की नाकामी को बयान करती है। इमरजेंसी के दौरान आर्मी और एनडीआरएफ की टीम्स जो लगी हैं, ये उनका रेगुलर काम नहीं है जी। ये काम जिनका है वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर 200 से ऊपर लोग भर्ती हैं, ये काम उनका है। और वो किसी आदेश का इंतजार कर रहे थे काम करने के लिए, वो आदेश उनको नहीं दिया गया। उनका बजट गैर नियमित ढंग से बाकी तमाम जगहों पे इस्तेमाल होता है सिवाय फ्लड कंट्रोल के। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। वो आज घुमारवीं उपमंडल के तहत दघोल में बारिश के चलते प्रभावित हुई गौशाला पहुंचे। उन्होंने आपदा प्रभावित इलाके का दौरा भी किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश की पूरी मदद कर रही है। मदद केंद्र सरकार की ओर से चाहिए थी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लोगों के माध्यम से वो भी यहाँ पर आए हैं। जो मांगा वो देने का कार्य किया है। हम चाहते हैं कि राज्य की सरकार भी तेज गति के साथ लोगों के जो सड़कों का नुकसान हुआ उसको जल्द से जल्द ठीक करवाए, और जिनके घरों का नुकसान हुआ उनको जल्द से जल्द सहायता राशि दे। केंद्र की ओर से पैसा हमने भेजा है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती प्रसार कम दबाव में तब्दील हो गया, जिस वजह से आने वाले 2 दिनों में झारखंड में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इस पर मौसम विभाग निदेशक अभिषेक आनंद ने जानकारी देते हुए बताया है कि पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, जमशेदपुर और रांची के कुछ एकइलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी जो भाग हैं झारखंड के, वहां पे ज्यादा बारिश होने की संभावना है, दक्षिणी और मध्य भाग। और दक्षिणी भाग में भी बात किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कल से थोड़ी बारिश हो रही है और बीच में थोड़ी सी मानसून कमजोर थी, तो ये बारिश तो किसान भाइयों के लिए काफी उपयोगी है। तो थोड़ी सी सतर्कता, जागरूकता लोगों में होनी चाहिए। बाकी ये बारिश तो फायदेमंद ही रहेगी। और आपको बता दें कि ओपी राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। ओपी राजभर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कही है। दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी।
इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं। और तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की गुजरात के गांधीनगर में होने वाली बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इंडोनेशिया के वित्त मंत्री मुलियानी इंद्रावती के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों ने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया। साथ ही साथ वैश्विक मुद्दों पर समझ साझा करने और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से एक मंच बनाने पर भी सहमति जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा के उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी विश्वास को बढ़ाने पर जोर दिया। निर्मला सीतारमण और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के अध्यक्ष जेनर लिकॉन के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने वर्तमान वैश्विक विकास चुनौतियों का समाधान खोजने में AIIB के रोल पर बातचीत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर चोरी, भ्रष्टाचार और धन शोधन से निपटने पर G20 उच्च स्तरीय कर संगोष्ठी को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत तंत्र महत्वपूर्ण है। Financial crimes such as tax evasion, corruption and money laundering are intrinsically related to each other. For example, proceeds of corruption could have been sourced out of tax evaded money generated through undisclosed transactions or fraudulent means. Proceeds from corrupt means are usually sought to be legitimized by criminals through laundering to escape the reach of law and law enforcement agencies. और गुजरात के गांधीनगर में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग में केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को एक प्राधिकरण के रूप में स्थापित करने की बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने IFSC को विश्वसनीय व्यावसायिक नियमों के लिए बेहतर बताया। GIFT International Financial Services Center, the IFSC, has been designated as a special international financial jurisdiction with trusted business regulations, competitive tax structure with focus on ease of doing business. For development and regulation of financial markets in GIFT, a unified regulator, the International Financial Services Center's authority has been set up with statutory backing by consolidating the domestic regulations. Presently, GIFT IFSC has more than 400 plus entities registered across various business segments, including banks, capital markets, insurance, fintech, and aircraft leasing, bullion exchange also, among others, and is rapidly growing with healthy and increasing participation of international and domestic financial institutions. In the context of today's topic under deliberation, financing inclusive, resilient, and sustainable cities of tomorrow, the role of international financial centers like GIFT is very important. यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं, आप देखते रहिए TG न्यूज़। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं टमाटर की कीमतों की। तो टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने टमाटरों की कीमत में फिर से कटौती की है। अब इसकी बिक्री 90 रुपए के बजाय 80 रुपए प्रति किलो की दर से की जाएगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश के 500 से अधिक बिक्री केंद्रों की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद टमाटर की बिक्री 80 रुपए प्रति किलो की दर से करने का निर्णय लिया, जिसके बाद दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए टमाटरों की बिक्री शुरू हो गई है। दिल्ली में प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के साथ साथ मोबाइल वैन्स के जरिए घटी दरों पर टमाटर वितरित किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिली है। पिछले दिनों टमाटर का जो मूल्य था वो लगातार बढ़ रहा था, तो लिहाजा केंद्र सरकार ने और उपभोक्ता मंत्रालय विभाग ने नेफेड और एनसीसीएफ को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि दिल्ली, एनसीआर सहित तमाम अन्य राज्यों में टमाटर की वो आपूर्ति सुनिश्चित करे। लिहाजा यहाँ पर लगातार एनसीसीएफ और नेफेड तमाम जगहों पर मोबाइल वैन और आउटलेट के जरिए टमाटर की सप्लाई कर रही है उपभोक्ताओं को। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब जो है टमाटर के जो दाम हैं वो आम आदमी को सस्ते दर पे टमाटर मिल रहे हैं। टमाटर की बिक्री के लिए और टमाटर को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हमने रोड मैप तैयार किया, जिसके अनुसार हम कर्नाटक से और नासिक से प्याज की आपूर्ति करवा रहे हैं। लगातार हमारे 24 घंटे हमारे कर्मचारी इस कार्य में हैं। हमारी प्रबंध निदेशक महोदया एनीस जोसेफ चंद्रा मैम उसको मॉनिटर कर रही हैं। रात को 12-12 बजे तक हम टमाटर की निश्चित करते हैं कहाँ से ट्रक चला है, ठीक समय पर मेजर मंडियों में दिल्ली के अंदर पहुँचाया जा सके, ताकि आम जनता को इस महंगाई के समय में कुछ राहत मिल सके। दिल्ली एनसीआर में लगभग आपकी कितनी मोबाइल्स वैन और आउटलेट हैं, और साथ ही आप कहाँ से ये टमाटर जो है दिल्ली एनसीआर में पहुँचा रहे हैं, और उपभोक्ताओं के लिए जो रेट है, क्योंकि कल जो रेट था वो 90 रुपये का था, आज 80 रुपये है, तो किस तरीके से ये पूरी चेन आपकी आपूर्ति की है? दिल्ली में मेजर मंडियों के अलावा करीब 50 मोबाइल वैन हमारी दिल्ली के हर एक कोने पर पहुंच रही हैं। एनसीआर में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, परी चौक में, ओखला में, नेहरू प्लेस में, दिल्ली कैंट में, आपका पश्चिम विहार की तरफ नीलोठी में हमारी वैनें लगी हुई हैं। हमारे रिटेल आउटलेट नेहरू प्लेस में और हमारे जितने भी कंज्यूमर्स के हमारे मेंबर स्टोर हैं, उनके जो कि दिल्ली के शहर के हर एक कोने कोने में फैले हैं, उनके तहत हम आपूर्ति कर रहे हैं। तो ये थे एनसीसीएफ की तरफ से मनीष जी, जो कह रहे थे कि आने वाले दिनों में जो टमाटर का जो मूल्य है वो और कम होगा। कैमरामैन आरके के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कश्मीर में हिंदुओं के मंदिर पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार 8 से 9 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। हमलावरों ने हिंदुओं के घरों पर भी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। करीब 30 हिंदुओं को बंधक बनाए जाने की भी खबर है। बंधकों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। और एनसीसी के स्थापना दिवस के मौके पर नई दिल्ली में एनसीसी एलुमनाई क्लब द्वारा एनसीसी अचीवर्स अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। एनसीसी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश भर के 22 पूर्व एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने प्रदान किए। अलग अलग क्षेत्रों में मुकाम हासिल करने वाले इन पुरस्कार विजेताओं में पत्रकारिता के क्षेत्र में डीडी न्यूज़ के एंकर डॉक्टर आर्यन प्रताप सिंह को भी सम्मानित किया गया। और केंद्र सरकार की योजनाएं जहां आम लोगों के लिए बेहतर जिंदगी जीने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, वहीं ये लोगों के सपनों को साकार भी कर रही हैं। ऐसी ही एक योजना है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। केरल में कन्नूर की महिलाएं इस योजना से आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की वित्तीय स्थिरता के लिए शुरू की गई एक ही योजना है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। कोई भी महिला इस बचत योजना को शुरू कर सकती है।
इसके लिए जमा की न्यूनतम राशि 1,000 रुपए है। इसकी ऊपरी सीमा 2 लाख रुपए है, जबकि ब्याज दर 7.5% है। इसमें 2 वर्ष के लिए पैसे जमा किए जाते हैं। 3 महीने में प्रीमियम जमा करना होता है। यदि आवश्यक हो तो कोई भी 6 महीने के बाद इस शर्त पर अकाउंट बंद कर सकता है कि उसे ब्याज दर 5.5% ही मिलेगा। केवल कन्नूर जिले में ही बहुत ही कम समय में 2,730 महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी हैं। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें 3 महीने के अंतराल में पैसे जमा कराने होते हैं। यह योजना 2 साल की अवधि के लिए अधिकतम ब्याज सुनिश्चित करने वाली है। ये एक अच्छी योजना है। मैं 3 माह पहले इस योजना से जुड़ी हूँ। यह योजना सर्वोत्तम ब्याज दर देने वाली है। परिवार की वित्तीय स्थिरता में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह बचत योजना इसे सुनिश्चित करने के लिए बेहतर है। यह योजना डाकघरों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक भी इस योजना को चलाते हैं। योजना एक सुरक्षित योजना है जो डाकघरों के माध्यम से चलाई जाती है, इसलिए लोग इस योजना से जुड़ने के लिए तैयार हैं। यदि जमा राशि 2 लाख रुपए है तो कोई भी व्यक्ति 2 साल बाद 2,36,000 रुपए निकाल सकता है। केवल कन्नूर जिले की ही महिलाएं नहीं बल्कि देश के सभी इलाके की महिलाएं केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ उठाकर जीने का नया मकसद हासिल कर रही हैं। कन्नूर से केवो सचिधरन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्किल ट्रेनिंग पाने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए आईआईटी मद्रास स्थित एक स्टार्टअप ने कोर्स की शुरुआत की है। GUVI नाम के स्टार्टअप ने 9 भारतीय भाषाओं में AI फॉर इंडिया 2.0 ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है, जो 12वीं पास युवाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में कोर्स की शुरुआत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए देश के 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईआईटी मद्रास स्थित स्टार्टअप गुवी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में युवाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्किल इंडिया और गुवी ने संयुक्त रूप से इस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो देश भर के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतरीन अवसर मुहैया कराएगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को AI फॉर इंडिया 2.0 नाम के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली और अंग्रेजी समेत 9 भारतीय भाषाओं में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स की शुरुआत की गई है। MSD की निगरानी में देश की 10 लाख नौजवानों को, विशेष करके ग्रामीण इलाके की नौजवानों को AI की शिक्षा दी जाएगी, AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनकी भारत जिस तेजी से डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत विश्व की एक प्रमुख नेतृत्व के स्थान पर पहुंच चुका है, इस प्रकार की ट्रेनिंग भारत में डिजिटाइजेशन प्रक्रिया को, टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी को और गति देगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की एक कंबाइंड इफोर्ट है। इसमें भारत की शक्ति और बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्किल ट्रेनिंग कोर्स 30 दिनों का है, जो 12वीं पास युवाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। ये ऑनलाइन कोर्स आईआईटी मद्रास से मान्यता प्राप्त है। सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट तो मिलेंगे ही, साथ ही उन्हें विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। Right now we are starting this for everyone, starting from any guy who's done 12th grade. They can start it. They can be a diploma holder, they can be a BSc BCom holder, or they can be any arts, any science, any engineering degree person can take up this course and then get it completed, and they'll have a time limit of around 30 days to start and finish this. Once they do it, they'll get a certificate from Skill India as well as GUVI, and also this content is aggregated by IIT Madras. देश के 10 लाख युवाओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को इस कार्यक्रम के तहत स्किल ट्रेनिंग मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले समय में भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में ये कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा और ट्रेनिंग उनकी ही मातृभाषा में मिल सके। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।